हेलो एवरीवन। हम आपको आज UPHJS 2020 का एग्ज़ाम 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फ्री का पेपर करा रहे हैं। इससे पहले हम आपको 1 से लेकर 18 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज 19 से लेकर 27 तक कराएंगे। पहले 20 ऑलमोस्ट सोचा था कि 20 क्वेश्चन पर डे करा दें, अब सोच रहे हैं कि 10-10 कराते चलें। पहला क्वेश्चन आज का है कि एकमात्र याची की मृत्यु हो जाने पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12C के अंतर्गत निर्वाचन याचिका, कहने का मतलब है कोई याची था, उसने याचिका डाली निर्वाचन आयोग के उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम राज अधिनियम के अंतर्गत, तो उसकी मृत्यु हो गई याची की। अब याचिका को कौन जारी रख सकता है? उसका विधिक प्रतिनिधि नहीं रख सकता, अन्य हारे हुए अभ्यर्थी नहीं रख सकते, याची के वसीयतदार ये भी नहीं रख सकते। इसलिए 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। कहने का मतलब अगर याची की मृत्यु हो गई है तो उसकी याचिका को इनमें से कोई भी आदमी जारी नहीं रख पाएगा, जबकि लिखा हुआ है उसमें कि विहित प्रक्रिया के अनुसार याचिका जारी रखी जा सकती है। हालांकि पंचायती राज अधिनियम ये अधिनियम आपके UPHJS से हटा दिया गया है। अब जो एग्ज़ाम आपका 2024 में होगा उसमें पंचायती राज अधिनियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। ये चूँकि ये करंट अफेयर था, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के 9वें संस्करण की मेज़बानी पूछी गई थी, ये इसलिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है। 21वां प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है इसमें कि निम्न में से कौन सा गलत है। गलत पूछा है आपसे कि कोई भी व्यक्ति साथ साथ नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, आपको गलत बताना है। एक पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच ये नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सही बात है। प्रधान और गांव सभा का सदस्य एक व्यक्ति एक ही समय में हो सकता है, और आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं हो सकता है, तो कहने का मतलब है बी ऑप्शन सही है। उसके अलावा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत का सदस्य, कोई भी अगर ग्राम पंचायत का सदस्य है तो एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वो चयनित नहीं किया जा सकता, निर्वाचन उसका नहीं हो सकता। फिर डी ऑप्शन है कि ग्राम पंचायत का एक सदस्य और न्याय पंचायत का पंच एक साथ ये नहीं हो सकते। कहने का मतलब है ऑप्शन ए, सी और डी के अंतर्गत व्यक्ति एक ही समय पर 2 पद धारण नहीं कर सकता, जबकि प्रधान और गांव सभा का सदस्य एक साथ हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। 21वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 22वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत एक विकास प्राधिकरण को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवरोध हटाने की शक्ति प्राप्त है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम है, इसके अंतर्गत आपको एक धारा पढ़ाई जाएगी 26 का, हमने अपने मेंस में भी पढ़ाई है इसको, और इस 26 का के अंतर्गत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम को सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की शक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 धारा में अवैध निर्माण तोड़ने की शक्ति है, और 28A में सील करने की शक्ति है। ये सब धाराएं इसलिए इम्पोर्टेंट हैं। कहने का मतलब है 22वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, 26A। ये मेंस में आता है और हमने अपने नोट्स के मेंस के मैटर में इसको पढ़ाया है। अगर आपको कोई मैटर ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही आप हमारे वीडियोस पे पहुंच जाएंगे। वीडियोस में आप सारा मेंस का UPHJS का मैटर पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई असुविधा हो तो हमने नंबर दे रखा है 9450770672। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप हम तक पहुंच सकते हैं। फिर 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत
पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है? तो पूर्णता प्रमाण पत्र आपको मिलता है 15A, धारा 15A के अंतर्गत। कोई भी निर्माण पूरा कराने के बाद आप आवेदन करते हैं नगर नियोजन में, नगर नियोजन अधिनियम के अंतर्गत नगर प्राधिकरण नगर नियोजन के प्राधिकरण के अंतर्गत, और आपको प्राधिकरण क्या करता है 15A के अंतर्गत एक पूर्णता प्रमाण पत्र देता है। कहने का मतलब है 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 24वें प्रश्न में पूछा गया, ये बताइए कि अजंता गुफाएं किसकी गाथा को दर्शाती हैं? तो अजंता जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए अजंता गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की गाथा को दर्शाती हैं, इसलिए 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है, ना कि बी। और 23वें का भी ए सही था, 24वें का भी ए सही है, बौद्ध धर्म। इस तरह से हमने जो भी आपको प्रश्न समझा रहे हैं इन सब के हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में उत्तर लिख के दे दिए हुए हैं। जैसे 24वें का आंसर है अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की गाथा को दर्शाती हैं, इसका मतलब 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। 25वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के उपबंध में से किस पर लागू होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, उन कार्यों पर जो केवल भवन के आंतरिक भाग को प्रभावित करते हैं, तात्विक से बाह्य स्वरूप को प्रभावित नहीं करते, गलत है। बी, कृषि कार्य के सामान्य अनुक्रम, गलत है। सी, कार्य चालन निर्माण जिसमें केंद्र सरकार के एक विभाग द्वारा निर्माण भी शामिल है, गलत है। 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। केवल कृषि उद्देश्य की भूमि तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण, कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम क्या करता है, केवल उन सड़कों को, उन पक्की सड़कों का निर्माण कराता है जो कि कृषि उद्देश्य के लिए वहाँ खेतों तक पहुँचने के लिए ज़रूरी हो। कहने का मतलब है पक्की सड़कों का निर्माण जो कि खेतों तक गई हैं वो भी, उनका निर्माण भी क्या कराएगा, नगर नियोजन और विकास अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण कराएगा। कहने का मतलब है 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। 26वें प्रश्न बहुत ही ज़्यादा है, ये भी मेंस में पढ़ाया जाता है। मेंस में हमने ये पढ़ाया है आपको कि एक हिंदू महिला है जिसे अपने पिता से विरासत में संपत्ति मिली है और वो निर्वसित ही मर जाती है, और मरने के बाद उसके पति हैं, माता हैं और भाई है, उत्तरजीवी बचे हैं। तो ये बताइए उसकी गैर कृषि अचल संपत्ति का न्यायगमन निम्नलिखित में से किस तरीके से होगा? तो अगर कोई हिंदू महिला जिसे अपने पिता से या माता से वसीयत में कोई चीज़ मिली है तो उसकी संपत्ति पति को ना मिलकर उसके पिता के वारिसों को मिलती है। इस तरह से ये हमने लिखा है 26वें का उत्तर कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) का के अंतर्गत हिंदू महिला की निर्वसित मृत्यु होने पर पिता से विरासत में प्राप्त संपत्ति मृतिका के पति का अपवर्जन करते हुए मृतिका की माता और भाई को एक साथ बराबर प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि पिता से वसीयत में कोई चीज़ मिली, विरासत में कोई चीज़ मिली और उसके कोई संतान नहीं थी औरत के, तो उसकी संपत्ति जो है गैर कृषि अचल संपत्ति कहाँ चली जाएगी, उसके पति के वारिसों को ना मिलकर उसके पिता के वारिस, कहने का मतलब माता और भाई, और इन दोनों को बराबर बराबर मिलेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। मृतका के पति का अपवर्जन करते हुए मृतक की माता एवं भाई को एक साथ अंशभागी होंगे। कहने का मतलब 26वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। एक क्वेश्चन आया था 2020 में यूपीएचजीएस में कि ये बताइए वेडनेसबरी प्रिंसिपल जो है किससे संबंधित है? तो वेडनेसबरी सिद्धांत जो है प्रशासनिक विधि से संबंधित है। इस सिद्धांत को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अधिकारी कुछ ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं जिनमें उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जैसे पुलिस प्रशासन है, उसका सिविल मामलों से कोई मतलब नहीं होता है, मगर कहीं पर कोई घर बन रहा है, कुछ हो रहा है, कोई रुकावट आ रही है तो उसमें भी वो इंटरफेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब है वेडनेसबरी सिद्धांत जो है वो प्रशासनिक विधि से संबंधित है, इसलिए 27वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए सही है। फिर 28वें प्रश्न का चूंकि मैटर जो था
हिंदी का अगले पेपर में है, इसलिए हम 28वां प्रश्न अगले टर्न पर पढ़ाएंगे। ये इस तरह से जितना मैटर हमने आपको पढ़ाया उस सब का PDF हैंड रिटेन के नोट्स के फॉर्म में लगा दिया है इस तरह से, जिससे आपको प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट मिल जाएगा और कोई भी गलती नहीं होगी। इस तरह से हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको पर डे देंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे इसलिए हमने बीच में वीडियो नहीं दिए हैं। आप सब्सक्राइब करिए, आपको UPHJS या PCSJ या और एग्ज़ाम सबका मैटर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चैनल पर जाकर हम प्लेलिस्ट भी बना दी हमने सारे सब्जेक्ट की और वीडियो भी पड़े हुए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।